नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स वीडियो डिस्कशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL ने भारत में यात्री विमान को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए किस देश की कंपनी के साथ करार किया है? किस देश की कंपनी के साथ करार किया है? वो देश है इजराइल। इजराइल के साथ HAL ने यात्रियों का जो विमान होता है उसको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए किस तरीके के विमान में चेंज होगा? मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान। जो यात्री विमान होते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करने के अलावा मालवाहक जहाज के रूप में, और हवा में ही जो दूसरा अगर कोई विमान है उसको फ्यूल ट्रांसफ़र करने के लिए भी वो यात्री विमान है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, मालवाहक जहाज के रूप में और फ्यूल ट्रांसफ़र, हवा में ही किसी दूसरे विमान को ज़रूरत पड़ने पर फ्यूल ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। इस तरीके का चेंजेस उस यात्री विमान में किए जाएंगे। तो HAL ने समझौता किया है इजराइल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम कौन सी थी? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, कोविड और स्वास्थ्य, स्टे हेल्दी, प्रदूषण और स्वास्थ्य। इसका सही ऑप्शन है ए, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ठीक है, जो 2022 की विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 जो वित्त वर्ष हमारा हाल में चल रहा है, भारत की विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? कितना अनुमान लगाया है? किसने? विश्व एशियाई विकास बैंक ने, ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना अनुमान लगाया है? उस अनुमान लगाया 7.5%। जो GDP की ग्रोथ होगी उसकी दर होगी 7.5% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी। तो यहीं पर हम देख लेते हैं कि ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? ADB का मुख्यालय है फिलीपीन में। ठीक है, फिलीपीन में। और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966। 19 दिसंबर 1966 में। और इसके जो सदस्य संख्या है 68 मेंबर्स वाला एक ये बैंक है एशियाई डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय फिलीपीन में और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1966 में। ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ कितने? 68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के प्रमुख आकार पटेल, एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो इंडिया के जो चीफ हैं आकार पटेल को भारत छोड़ने से रोक दिया गया था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सिडनी, लंदन, वाशिंगटन DC या फिर पेरिस? इसका सही जवाब है लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करता है? मानवाधिकार से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन पर कार्य करता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। तो जो इसका इंडिया का जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो इंडिया का जो कारभार देखते हैं वो देखने वाले हैं आकार पटेल। ठीक है, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड्स के दौरे पर गए थे। कितने वर्ष बाद किसी राष्ट्रपति द्वारा यह नीदरलैंड का दौरा था? तो कितने वर्ष बाद ये नीदरलैंड का किसी एक भारतीय राष्ट्रपति का दौरा था? तो वो 34 साल बाद, 34 ईयर आफ्टर किसी राष्ट्रपति का ये नीदरलैंड्स का दौरा था। इससे पहले 1988 में आर वेंकट रमन जब भारत के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने नीदरलैंड्स का दौरा किया था। और वहाँ पर रामनाथ कोविंद ने 4 समझौतों पर, जैसे बंदरगाह है, समुद्री से सुरक्षा है, इससे संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किया। किसी आधिकारिक यात्रा पर गए तो कुछ वहाँ पे एग्रीमेंट्स पे भी साइन होते हैं। तो वहाँ पे रामनाथ कोविंद ने 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसमें बंदरगाह और समुद्री सुरक्षा 2 मुख्य थे। 34 ईयर आफ्टर किसी राष्ट्रपति की वहाँ की यात्रा थी।
तो रामनाथ कोविंद नीदरलैंड्स दौरे से पहले किस देश में गए थे? तुर्कमेनिस्तान में गए थे। तो उसके बाद कहाँ गए? नीदरलैंड में गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के रूप में मान्यता दे दी है? किस अमेरिकी राज्य ने दे दी है? जॉर्जिया ने। और वो जो हिंदू नववर्ष है वो किस तारीख को मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 स्टेट्स वाला, 50 स्टेट्स अमेरिका में 50 राज्यों का एक संघ है। कितने राज्य वहाँ पे? 50 राज्य। ठीक है, हिंदू उसी 50 राज्य में एक जॉर्जिया है, उसने हिंदू नववर्ष ऋतु में मनाने के लिए मान्यता दे दी है 2 अप्रैल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस नाम से ओपीडी का एक पोर्टल बनाया है जहां से लोग निःशुल्क टेली परामर्श सेवाएं ले सकते हैं? टेली परामर्श सेवाएं किस तरीके से? जैसे हम लोग क्लिनिक ओपीडी में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर के सामने टेबल किस तरफ बैठते हैं, टेबल के उस तरफ डॉक्टर बैठा होता है, अपनी परेशानी बताते हैं, डॉक्टर सुझाव देता है। तो ये एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें वहाँ आपको ओपीडी में नहीं फिजिकली जाना पड़ सकता है। आप घर से ही वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, जैसे आप किसी से बात करते हैं तो वो ऐप के माध्यम से आपको डॉक्टर से कनेक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो एक पोर्टल बनाया है, ऐप बनाया है, उसका क्या नाम है? ई औषधि, ई सलाह, ई संजीवनी, ई क्लिनिक। इसका सही जवाब है ई संजीवनी नाम से एक पोर्टल बनाया है, ऐप बनाया है। और इसका जो डेवलपमेंट किया है CDAC ने किया है, सेंटर ऑफ डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है ना, जो सुपर कंप्यूटर बनाता है उसने ये पोर्टल तैयार किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहाँ पर सेल्फी संग्रहालय म्यूजियम खोला गया है? सेल्फी संग्रहालय जिसका नाम क्या रखा गया है? म्यूजियम। कहाँ खोला गया है? स्टॉकहोम स्वीडन में, ऑस्ले नॉर्वे, कोपेनहेगन डेनमार्क, हेलसिंकी फिनलैंड। कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया है स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है ना, बाकी जो ऑप्शन है उसमें एक विशेष बात ये है कि जो शहर का नाम लिखा है वो उस देश की राजधानी, जैसे नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी ऑस्ले है, डेनमार्क है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हो गई, फिनलैंड है उसकी राजधानी हेलसिंकी हो गई, स्वीडन हो गई उसकी स्टॉकहोम हो गई। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है हमारा स्टॉकहोम स्वीडन, जहाँ पर एक सेल्फी म्यूजियम, सेल्फी संग्रहालय खोला गया है, जहाँ पर लोग जाके वहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं। कई तरीके से उसकी सजावट की गई है, थीम बेस्ड, तो उसका नाम रखा गया है म्यूजियम। कहाँ पर? स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल हिंदी भाषा की पहली कृति टॉम ऑफ सैंड, बुक का नाम भी याद रखना, टॉम ऑफ सैंड किसकी रचना है? अभी बुकर पुरस्कार घोषित करने वाले हैं तो उसमें जो दावेदार हैं उसमें से 6 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। जो टॉप 6 पीपल, उसमें से एक हिंदी भाषा की विकृति है, उसका नाम है टॉम ऑफ सैंड, किसकी रचना है? विकल्प में है गीतांजलि श्री, रामदरस मिश्र, फाल्गुनी शाह, रिकी केज। तो इसका आंसर है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने एक हिंदी में रेत समाधि करके बुक लिखी थी, रेत समाधि। ठीक है, रेत समाधि करके उन्होंने पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का एक अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने इसी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किस नाम से किया है? टॉम ऑफ सैंड नाम से अनुवाद किया। किस पुस्तक का? रेत समाधि का। रेत समाधि को लिखा था गीतांजलि श्री ने। रिकी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड नाम से उसका अनुवाद किया था। वही पुस्तक वो बुकर पुरस्कारों का जो शीर्ष 6 दावेदार है उसमें शामिल की गई। ठीक है ना, टॉम ऑफ सैंड किसकी रचना है? गीतांजलि श्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI, पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का क्या नाम है? नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI। पुस्तक के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं अनिल कुंबले, सौरभ गांगुली, विनोद राय, जय शाह। सही आंसर है इसका विनोद राय। जब IPL स्पॉट फिक्सिंग हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासक समिति एक गठित की थी BCCI के कार्य संचालन के लिए, तो उसी प्रशासक समिति के हेड बनाए गए थे विनोद राय। वही विनोद राय जो कैग के चीफ थे, जिन्होंने 2G और वो कैग और कोयला आवंटन से संबंधित रिपोर्ट जारी करके तहलका मचा दिया था पूरे देश में। तो वही विनोद राय हैं, उन्हीं को BCCI का प्रशासक समिति का चीफ बनाया गया था। उन्हीं की पुस्तक है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI। हाल में चर्चा में है वो पुस्तक। वो अनिल कुंबले और विराट कोहली विवाद से संबंधित कुछ बातें उन्होंने उस पुस्तक में उजागर की हैं, उसी के मसले पर वो पुस्तक इस समय हाल में चर्चा में है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय यूनियन के किस सदस्य राष्ट्र ने तेल एवं गैस का भुगतान रूबल में करने के लिए ऐलान किया है? किस में करने के लिए किया है? रूबल में। अभी तक जैसे अभी आपने डॉलर में ही होता है कि डॉलर कम ज़्यादा ऊपर होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ता है। तो उसी तरीके से एक यूरोपीय यूनियन का सदस्य राष्ट्र है, उसने तेल एवं गैस का भुगतान रूबल में करने का ऐलान किया है। हंगरी, सर्बिया, जर्मनी, फ्रांस, ये विकल्प है हमारे। ए विकल्प है हंगरी, दूसरा है सर्बिया, तीसरा है जर्मनी, चौथा है फ्रांस। तो इसका सही आंसर है हंगरी। हंगरी ने रूबल में भुगतान करने का। रूबल किसकी मुद्रा है, कहाँ की है? रूस की मुद्रा। तो रूस सप्लायर है तेल और गैस का यूरोपीय यूनियन के सदस्य राष्ट्रों का, तो वो लोग डॉलर में भुगतान करते थे। यूक्रेन विवाद की वजह से, यूक्रेन में हमला की वजह से वो डॉलर में, रूस ने डॉलर में कई प्रतिबंध लग गए तो डॉलर में भुगतान नहीं कर सकते, तो उसने एक नया सिस्टम तैयार किया जहाँ पर आप रूबल से भुगतान कर सकते हैं। तो उसी सिस्टम के तहत हंगरी वहाँ भुगतान करने के लिए तैयार हो गया है। तो हंगरी, और मज़े की बात है कि वो नाटो का भी मेंबर है। हंगरी नाटो मेंबर भी है। देख रहे हो दुनिया की पॉलिटिक्स कितनी बड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस स्थान पर HIV पॉजिटिव कर्मचारियों वाला एशिया का पहला कैफ़े खोला गया है? HIV पॉजिटिव कर्मचारियों वाला एशिया का पहला कैफ़े खोला गया है। ऑप्शन है हमारे पास मुंबई, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा है कोलकाता, चौथा है सूरत। सही इसका ऑप्शन है कोलकाता। कोलकाता में एक कैफ़े खोला गया है जिसके कर्मचारी HIV पॉजिटिव कर्मचारियों वाला है। वो HIV पॉजिटिव कर्मचारी जो लोग होते हैं उनके प्रति जो व्यवहार और मनोस्थिति होनी चाहिए लोगों को, उस पर जागरूकता, उनके प्रति व्यवहार के प्रति जागरूकता के लिए इस तरीके का कैफ़े खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा ग्रुप ने किस नाम से ई-कॉमर्स हेतु एक ऐप लॉन्च किया है? उसके विकल्प हैं टाटा म्यू, टाटा न्यू, टाटा कार्ट, टाटा अल्फ़ा। ठीक है ना। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, जहाँ पे आप ग्रोसरी के सामान ले सकते हैं, तो टाटा ग्रुप ने भी उस फील्ड में उतरने का ऐलान किया है और ऐप लॉन्च किया। उसका नाम है टाटा न्यू, NEW। ठीक है ना। इस ऐप में होटल की बुकिंग है, एयरलाइन की टिकट्स की बुकिंग है और ग्रोसरी स्टोर से सामान, इस तरीके की चीज़ें मंगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता से किस देश को निलंबित कर दिया गया है? किस देश को निलंबित कर दिया गया है? विकल्प है हमारे पास पाकिस्तान, श्रीलंका, इथियोपिया और रूस। ठीक है। सही इसका जवाब है रूस। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है यूक्रेन पर रूस के हमले के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी स्थापना मार्च 2006 में हुई थी। मार्च 2006 में हुई थी। और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो 47 मेंबर हैं, जो हर 3 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 3 साल बाद नए सदस्यों का चुनाव होता है। जो सदस्य पहले थे उनको तुरंत बाद के इलेक्शन में सिलेक्ट नहीं किया जाता, उसके बाद वो योग्य हो जाते हैं उसमें चयन के लिए। इसके मेंबर कितने हैं? 47 कंट्रीज़ हैं जो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2006 में और मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। किसका? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 दोनों सदनों से पारित हुआ है, यह किस अधिनियम का स्थान लेगा? विकल्प है हमारे पास बंदी पहचान अधिनियम 1920, बंदी पहचान अधिनियम 1919, बंदी पहचान अधिनियम 1935 और बंदी पहचान अधिनियम 1940। तो इसका सही जवाब है बंदी पहचान अधिनियम 1920। अब जो 100 साल पुराना है लगभग, तो बंदी पहचान अधिनियम में जो 100 साल पुराना हो उसमें सिर्फ पैर का और उंगलियों के निशान जो होते थे, फिंगरप्रिंट लेने का ही प्रावधान था। जो अब इसको अपडेट किया गया, नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई, जिस तरीके से क्राइम जो है अपराधियों के क्राइम करने के तरीक़ों में बदलाव हुआ है, तो एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी। विधि आयोग जो गठित हुआ था उसने भी इस तरीके के बदलाव की अनुशंसा की थी कि इस तरीके के बदलाव होने चाहिए। तो उसी के तहत आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसमें किसी 7 साल से अधिक
जिसको किसी अपराधी को सज़ा मिली हो तो उस अपराधी के जैविक और शारीरिक जो नमूने उसको संरक्षित कर सकते हैं। दोनों हाथों की छाप, पैरों की छाप, पुतली की फ़ोटो, उसकी पर्टिकुलर व्यक्ति की फ़ोटो, ये सब चीज़ें नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन की गई हैं। तो आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक अभी सदन से पारित हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम नहीं है, अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? ये बात किस अनुच्छेद में कही गई? अनुच्छेद 45 में कही गई है, या अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 46 में कही गई, या अनुच्छेद 47 में? ठीक है, तो अनुच्छेद, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 44। आर्टिकल 44 में कहा गया कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब है समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का समान आर्टिकल 44 में है। ये किस में? DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के वाले भाग में है। ठीक है, तो 45 में क्या है? 45 में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधान करने का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 45 से है। और अनुच्छेद 46 का जो दुर्बल वर्ग हैं SC ST और OBC, उनकी शिक्षा और आय से संबंधित प्रावधान बनाने के लिए 46 में। और जो 47 है वो लोक स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोक स्वास्थ्य से संबंधित है। अनुच्छेद 46 किससे है? 46 संबंधित है जो दुर्बल वर्ग SC ST OBC है उनकी शिक्षा और आय से संबंधित। 44 हो गया समान नागरिक संहिता, और 45 हो गया बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।